नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे सरल भाषा में समझाए गए टॉपिक्स, परीक्षा उपयोगी नोट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम आज की जो हमारी चर्चा है वो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो एशिया महाद्वीप के विशाल और विविध भौतिक स्वरूपों को समझना है। हाँ, पहला है एशिया की पर्वत प्रणालियां और दूसरा है एशिया के मैदान एवं मरुस्थल। सही कहा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये चर्चा इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें केवल तथ्य नहीं रटने, हमारा उद्देश्य ये समझना है कि ये जो पर्वत, मैदान और मरुस्थल है, मतलब ये आखिर बने कैसे हैं और इनका हमारे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, ये जानना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल। हम हर एक क्यों और कैसे के पीछे का भूगोल आज डिकोड करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। एशिया को पर्वतों का पालना यानी क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहा गया है। ये नाम बड़ा दिलचस्प है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। एशिया में विश्व की सबसे विस्तृत और सबसे ऊंची पर्वतमालाएं मौजूद हैं। अगर आप भूगर्भ विज्ञान या जियोलॉजी के नजरिए से देखें तो इसका मुख्य कारण विवर्तनिक प्लेटों का टकराव है। विवर्तनिक प्लेटें मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स ना? हाँ, बिल्कुल। मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अभिसरण, जिसे हम अंग्रेजी में कन्वर्जेंस कहते हैं, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। तो मतलब लाखों सालों से ये जमीन के बड़े बड़े टुकड़े आपस में टकरा रहे हैं और उसी से ये पहाड़ ऊपर उठे। एकदम सही। और इसी टकराव का सबसे शानदार और सबसे बड़ा परिणाम है हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय के बारे में तो पीडीएफ में बहुत विस्तार से दिया है। इसमें लिखा है कि जहां आज हिमालय है वहां कभी टेथिस सागर हुआ करता था। हाँ, टेथिस सागर के अवसादों या तलछट से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ये एक नवीन वलित पर्वत है, यानी यंग फोल्ड माउंटेन। नवीन का मतलब ये हुआ ना कि भूगर्भीय समय के हिसाब से ये अभी हाल ही में बने हैं। जी हाँ, और ये आज भी ऊंचे हो रहे हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक एक चाप के आकार में फैला है। और पीडीएफ के अनुसार इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। बिल्कुल। और परीक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि हिमालय का जलवायु पर बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, जैसे कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर हमारे यहाँ भारी वर्षा कराता है। सही कहा। और इतना ही नहीं, ये मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं, उन्हें भी भारत में आने से रोकता है। अगर हिमालय न होता तो शायद उत्तर भारत भी एक ठंडा मरुस्थल ही होता और अक्षम विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है, वो भी तो इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। अब अगर हम हिमालय से थोड़ा ऊपर यानी उत्तर की ओर बढ़ें तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र आता है। यहाँ काराकोरम श्रेणी स्थित है। काराकोरम? पीडीएफ में इसका एक और नाम दिया गया है, कृष्णगिरी यानी ब्लैक ग्रेवल। हाँ, कृष्णगिरी। और इस क्षेत्र को उच्च एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। ये नाम इससे क्यों दिया गया है? क्या इसकी ऊंचाई के कारण? ऊंचाई एक कारण है, लेकिन इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ दें, तो दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर यहीं पाए जाते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर? हाँ, सियाचिन, बोल्टरो, ब्याफो, ये सभी विशाल ग्लेशियर इसी काराकोरम श्रेणी का हिस्सा हैं। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, वो भी यहीं है। ग्लेशियरों का इतना बड़ा भंडार, ये तो नदियों के लिए बहुत जरूरी है। अब पीडीएफ के अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पामीर की गांठ या पमीर नॉट का जिक्र है। इसे विश्व की छत कहा गया है। पामीर की गांठ दरअसल एक पर्वतीय ग्रंथि है। आप इसे केंद्र बिंदु मान सकती हैं, जहां यूरेशियन और भारतीय प्लेटों का सबसे गहरा अभिसरण हुआ है। मतलब ये एक तरह का चौराहा है जहां से कई सारी पर्वतमालाएं अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। ये एक चौराहे की तरह ही है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और इसी पामीर गांठ से दक्षिण पश्चिम की ओर एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतमाला निकलती है, हिंदुकुश पर्वत। हाँ, हिंदुकुश। ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। मैंने पीडीएफ में पढ़ा कि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इतिहास के पन्नों में हिंदुकुश का नाम बार बार आता है। ये प्राचीन
रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है। और भारत के इतिहास को देखें तो जितने भी आक्रमणकारी आए उनके लिए ये एक प्रवेश द्वार की तरह था ना। हाँ, क्योंकि मशहूर खैबर दर्रा इसी हिंदुकुश पर्वतमाला में स्थित है। इसी दर्रे से होकर अनगिनत विदेशी सेनाएं और व्यापारी भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए। भूगोल और इतिहास कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब अगर हम पामीर की गांठ से पूर्व की तरफ देखें तो कुनलुन शान और तियान शान जैसी पर्वतमालाएं आती हैं। कुनलुन शान तिब्बत के पठार के ठीक उत्तर में है। ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। और पीडीएफ के अनुसार ये शुष्क तारिम बेसिन को तिब्बत के पठार से अलग करने का काम करती है। सही है। और इसके उत्तर में जो त्यानशान है उसका तो नाम ही बहुत खास है। चीनी भाषा में इसका अर्थ है स्वर्ग के पर्वत, हेवनली माउंटेन्स। स्वर्ग के पर्वत, क्या ये जगह सच में इतनी खूबसूरत है? बिल्कुल। भौगोलिक रूप से ये एक ब्लॉक और वलित पर्वत का अनूठा मिश्रण है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों तरफ से समशीतोष्ण शुष्क क्षेत्र यानी रेगिस्तानी इलाके से घिरा है। तो रेगिस्तान के बीच में एक स्वर्ग की तरह है। हाँ, क्योंकि इस सूखे इलाके में भी तियान शान पर बर्फ है, ग्लेशियर हैं, और इसी वजह से यहाँ एक बेहद समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। ये तो प्रकृति का एक चमत्कार है। अब थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं जहाँ अल्ताई पर्वत है। पीडीएफ में लिखा है कि अल्ताई का अर्थ सोना होता है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। अल्ताई पर्वत श्रृंखला खनिज संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है। और यहाँ से कुछ नदियां भी तो निकलती हैं। बिल्कुल, ओब और इर्तिश जैसी बड़ी नदियां इसी अल्ताई पर्वत से निकलती हैं। अब एक और पर्वतमाला है जो ऊर्जा संसाधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज़ाग्रोस पर्वत। ज़ाग्रोस पर्वत ईरान, इराक और तुर्की में फैला हुआ है। इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के टकराव से हुआ है। और पीडीएफ में इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए विश्व प्रसिद्ध बताया गया है। हाँ, इस पर्वतमाला के नीचे जो भूगर्भीय संरचनाएं हैं उनमें भारी मात्रा में तेल और गैस के भंडार दबे हुए हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र पर निर्भर है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। अब बात करते हैं यूराल पर्वत की, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल एक प्राचीन वलित पर्वत है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। प्राचीन होने का मतलब है कि ये हिमालय की तरह नया नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत पुराना है। लाखों सालों से इस पर हवा, पानी और बर्फ का असर हो रहा है, जिसे हम अपर्दन या इरोजन कहते हैं। तो अपर्दन के कारण इसकी ऊंचाई अब काफी कम हो गई होगी। हाँ, यूराल अब उतना ऊंचा नहीं रहा, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। ये आज भी रूस का प्रमुख खनिज आधार यानी मिनरल बेस है। यहाँ लोहा, कोयला और कई तरह के धातु प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब भारत के पड़ोस में म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर अराकान योमा पर्वत है। इसके बारे में पीडीएफ में एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य दिया गया है। वो कौन सा तथ्य? कि अराकान योमा वास्तव में हिमालय का ही समुद्री विस्तार है और हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वे इसी पर्वतमाला के शिखर हैं जो समुद्र से बाहर निकले हुए हैं। ये तथ्य अक्सर विद्यार्थियों को चौंका देता है। जब हम नक्शे पर देखते हैं तो वो सिर्फ द्वीप लगते हैं, लेकिन असल में वे समुद्र में डूबे हुए एक विशाल पहाड़ की चोटियां हैं। वाकई भूगोल बहुत ही अद्भुत है। अब अगर हम भारत के अंदर देखें तो पश्चिमी घाट और अरावली श्रेणी का जिक्र आता है। पश्चिमी घाट के बारे में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, ये कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि एक भ्रंश कगार है, अंग्रेजी में जिसे एस्कार्पमेंट कहते हैं। होती है, इसलिए ये भारत का एक बहुत प्रमुख हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है जहां जैव विविधता कूट कूट कर भरी है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा भी मिला हुआ है। और अरावली के बारे में क्या कहेंगे? ये तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक है। हाँ, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत या रेलिक्ट माउंटेन है। ये कभी बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन अब ये केवल अवशेष के रूप में बचा है। पीडीएफ में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि अरावली दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के बिल्कुल समानांतर स्थित है। यही इसका सबसे बड़ा भौगोलिक खेल है। मानसून की हवाएं अरावली के साथ साथ निकल जाती हैं, वो इससे टकराकर ऊपर नहीं उठ पाती। और इसी वजह से वो हवाएं थार मरुस्थल तक पहुंचने से पहले कोई बारिश नहीं कर पाती। सही। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है।
तो अगर हम एशिया के पर्वतों का निष्कर्ष निकालें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हिमालय जैसे नवीन पर्वतों से लेकर अरावली जैसे प्राचीन पर्वतों का एक पूरा संगम है। और ये सभी पर्वत मिलकर पूरे महाद्वीप के जलवायु नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। अब आते हैं दूसरे पीडीएफ पर, एशिया के मैदान एवं मरुस्थल। पर्वत तो बन गए प्लेटों के टकराने से, लेकिन ये विशाल मैदान और मरुस्थल कैसे बने? देखिए, मैदानों के बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। नदियां जब पहाड़ों से तेजी से नीचे आती हैं तो वे अपने साथ चट्टानों को काटकर बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल लाती हैं। और जब वे नीचे समतल इलाके में पहुंचती हैं तो ये मिट्टी बिछा देती हैं। बिल्कुल, इसी जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से उपजाऊ मैदान बनते हैं। दूसरी ओर मरुस्थलों का निर्माण एक अलग प्रक्रिया से होता है, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो जोन कहते हैं। जहां ऊंचे पर्वत नमी वाली हवाओं को रोक लेते हैं और दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाती। एकदम सही। अब अगर हम पीडीएफ के अनुसार मैदानों का विश्लेषण करें तो सबसे पहले साइबेरिया और मंचूरिया के मैदानों का जिक्र आता है। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान ओब और येनिसी नदियों ने बनाया है, लेकिन पीडीएफ में इसे दलदली या स्वम्पी कहा गया है। ऐसा क्यों? इसका कारण वहां का समतल और बहुत धीमा ढाल है। सपाट ढाल होने की वजह से नदियों का पानी तेजी से बह नहीं पाता और एक ही जगह जमा रहता है। तो पानी जमा रहने से वो पूरा इलाका दलदल बन गया है। हाँ, लेकिन ये दलदली इलाका बहुत मूल्यवान है क्योंकि ये तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और इसके पूर्व में चीन का मंचूरिया मैदान है, या अमूर नदी द्वारा सिंचित है। मंचूरिया मैदान कृषि के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ जमीन के नीचे कोयले और लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। इसी वजह से इसे चीन का औद्योगिक हृदय या इंडस्ट्रियल हार्ट कहा जाता है ना? बिल्कुल। अब चीन के एक और विशाल मैदान की बात करते हैं, जो हुआंगहो और यांगसी नदियों द्वारा बनाया गया है। कहते हैं। हाँ, लोएस मिट्टी हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई बहुत ही बारीक और उपजाऊ मिट्टी होती है। हजारों सालों से हवा इसे जमा कर रही है और ये कृषि के लिए वरदान है। और जब कृषि और उपजाऊपन की बात आती है तो हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान को कैसे भूल सकते हैं? उत्तर भारत का मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले मैदानों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने किया है। पीडीएफ में विद्यार्थियों के लिए एक बहुत जरूरी परीक्षा उपयोगी तथ्य है खादर और बांगर का अंतर। हाँ, ये बहुत बार पूछा जाता है। नदियों के पास वाला इलाका जहां हर साल बाढ़ के साथ नई जलोढ़ मिट्टी आती है, उसे खादर कहते हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ होता है। और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, वहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसे बांगर कहते हैं। बिल्कुल, और ये पूरा मैदानी इलाका इतना अनाज पैदा करता है कि इसे भारत का अन्न भंडार या ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सच में हमारी जीवन रेखा है। अब थोड़ा पश्चिम एशिया की तरफ चलते हैं। इराक और सीरिया का मेसोपोटामिया मैदान। मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं का घर रहा है। ये दजला और फरात यानी टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच का बेहद उपजाऊ क्षेत्र है। और आज के समय में ये खजूर के उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सही कहा। अब अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाएं तो म्यांमार में इरावदी का मैदान है। इरावदी नदी का मैदान 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। हाँ, और इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ बहुत अच्छी बारिश होती है। यहाँ चावल का उत्पादन इतने भारी पैमाने पर होता है कि इस क्षेत्र को म्यांमार का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये म्यांमार की पूरी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। मैदानों की चर्चा से ये तो साफ हो गया कि ये खाद्य सुरक्षा और उद्योगों के लिए कितने अहम हैं। अब बात करते हैं एशिया के मरुस्थलों की। मरुस्थल सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ रेत और गर्मी आती है, लेकिन एशिया में शीत मरुस्थल भी बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। जैसे गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है और एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये हिमालय और कुनलुन शान के वृष्टि छाया क्षेत्र में इतनी गहराई में है कि यहाँ बारिश पहुंच ही नहीं पाती। और ठंड का आलम यह है कि सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -40। और पीडीएफ में एक रोचक बात यह भी है कि यहाँ 2 कूबड़ वाले ऊंट मिलते हैं जो इस भयंकर ठंड को सह सकते हैं। प्रकृति हमेशा अपने जीवों को माहौल के हिसाब से ढाल देती है। गोबी के बाद चीन का एक और मरुस्थल है तकलामकान। तकलामकान, इसका नाम बड़ा ही खौफनाक है। स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है जिसमें जाओ तो वापस ना आओ। इसे मृत्यु का सागर भी कहा जाता है। ये चारों तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरा एक बहुत ही सूखा और खतरनाक रेतीला बेसिन है। यहाँ जीवित रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और हमारे भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। हाँ, लद्दाख भी हिमालय और काराकोरम पर्वतों के बीच स्थित होने के कारण एक पूर्ण वृष्टि छाया क्षेत्र है। यहाँ मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पाती, इसलिए ये एक शीत मरुस्थल बन गया है। अब शीत मरुस्थलों के बाद उष्ण मरुस्थलों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। अरावली पर्वत के समानांतर होने के कारण यहाँ बारिश बहुत कम होती है। लेकिन थार की एक सबसे बड़ी विशेषता है जो इसे दुनिया के बाकी मरुस्थलों से अलग करती है। वो क्या? ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। यहाँ के लोगों ने हजारों सालों में इस कठोर पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख लिया है। ये इंसानी जज्बे की बहुत बड़ी मिसाल है। पश्चिम एशिया की बात करें तो अरब का मरुस्थल आता है, जो वहाँ का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। और अरब के मरुस्थल का एक हिस्सा है रूब अल खाली, जिसका अंग्रेजी में मतलब है एम्प्टी क्वार्टर। एम्प्टी क्वार्टर मतलब खाली हिस्सा। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर रेतीला क्षेत्र है। मीलों दूर तक आपको सिर्फ रेत के टीले ही नजर आएंगे। लेकिन इसी सूखी रेत के नीचे दुनिया का सबसे कीमती खजाना भी तो है, पेट्रोलियम। बिल्कुल। इस मरुस्थल के नीचे जो तेल के भंडार हैं, उन्होंने ही पूरे मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। अंत में ईरान के मरुस्थल का जिक्र आता है, दश्ते कबीर और दश्ते लुत। ईरान के इन मरुस्थलों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी नमक की दलदल, यानी सॉल्ट मार्शेस। ये नमक की दलदल कैसे बनी? दरअसल ये एक ऐसा बेसिन है जहां पानी बाहर समुद्र तक नहीं जा पाता। पानी यहाँ इकट्ठा होता है और भयंकर गर्मी की वजह से वाष्पीकृत हो जाता है और पीछे छूट जाती है नमक की एक बहुत मोटी परत। तो अगर हम मैदानों और मरुस्थलों के इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष निकालें तो ये स्पष्ट है कि दोनों का अपना अलग महत्व है। बिल्कुल। मैदान जहां कृषि, खाद्य सुरक्षा और उद्योगों का केंद्र हैं, वहीं मरुस्थल खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और भविष्य में सौर ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों ही एशिया के आर्थिक संतुलन और जलवायु नियंत्रण में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी भौगोलिक संरचना और उनके आसपास की मानवीय गतिविधियां दोनों ही अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं रूस की बैकाल झील की। यह दुनिया की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई 1642 मीटर है। इतनी गहराई आई कहां से? बैकाल झील का निर्माण किसी सामान्य गड्ढे में पानी भरने से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी की झील है। अच्छा, मतलब जब पृथ्वी के नीचे की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं, तो जमीन के बीचों बीच दरार पड़ जाती है और वो हिस्सा नीचे धंसकर एक बहुत गहरी खाई बना देता है। बैकाल झील उसी भौगोलिक घटना का परिणाम है। इसे अक्सर साइबेरिया का मोती कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा पर्यावरणीय महत्व यह है कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद कुल बिना जमे हुए मीठे पानी का लगभग 20% अकेले इसी एक झील में समाया हुआ है। जी, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। एक झील में दुनिया का 20% मीठा पानी, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। गहराई के बाद अगर हम आकार की बात करें तो वो ताज कैस्पियन सागर के पास है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसे झील कहना छोटा लगता है, इसलिए इसे सागर कहा जाता है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार ये प्राचीन टेथिस सागर का ही एक बचा हुआ अवशेष है। और विद्यार्थियों को विशेष रूप से ये याद रखना चाहिए कि यह 5 देशों की सीमाओं को छूती है: रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो झीलों का इतिहास हमें प्रकृति की ताकत और हमारी अपनी कमियों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। जैसे मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित अरल सागर का उदाहरण ले लीजिए। एक समय था जब ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन आज इसका 90% से ज्यादा पानी गायब हो चुका है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि विशुद्ध रूप से एक मानव निर्मित पर्यावरणीय त्रासदी है। सोवियत काल के दौरान कपास की बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए उन प्रमुख नदियों का रास्ता बांध बनाकर मोड़ दिया गया जो इस झील में पानी लाती थी। ये मानवीय हस्तक्षेप का एक बहुत ही खौफनाक और जीता जागता परिणाम है कि कैसे हमने अपने स्वार्थ के लिए एक पूरे सागर को एक धूल भरे रेगिस्तान में बदल दिया। वहां का स्थानीय मौसम तक इस घटना के बाद बदल गया। अरल सागर की कहानी सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
झीलों की इस रोमांचक सूची में एक और बेहद दिलचस्प नाम है मृत सागर या डेड सी। ये पश्चिम एशिया में जॉर्डन रिफ्ट वैली में स्थित है, ठीक जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला स्थान है, समुद्र तल से भी 430 मीटर नीचे। और इसकी लवणता 34% है, जो सामान्य महासागरों के पानी से लगभग 10 गुना अधिक खारी है। इस उच्च घनत्व का नतीजा ये होता है कि पानी इतना भारी हो जाता है कि कोई भी इंसान इसमें डूब ही नहीं सकता। वो किसी रबर की गेंद की तरह सतह पर तैरता रहता है। गहराई और लवणता के बाद अगर हम अत्यधिक ऊंचाई की बात करें तो लद्दाख में स्थित पेंगोंग त्सो झील का जिक्र अनिवार्य है। भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित यह एक एंडोरिक या बंद झील है, जिसका पानी किसी समुद्र में नहीं जाता। 4225 मीटर की दुर्गम ऊंचाई पर स्थित होने के कारण खारे पानी की झील होने के बावजूद अत्यधिक ठंड में यह सर्दियों के दौरान पूरी तरह से बर्फ में जम जाती है। और मुझे लगता है कि 3 इडियट्स फिल्म के उस मशहूर आखिरी सीन के बाद से ये झील केवल भूगोल के छात्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों के बीच भी बहुत प्रसिद्ध हो गई है। नीले पानी और भूरे पहाड़ों का वो दृश्य सच में अद्भुत है। बिल्कुल। परीक्षाओं की दृष्टि से झीलों वाले इस खंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप यह है कि अक्सर सही मिलान या मैच द कॉलम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, विद्यार्थियों को विशेषताओं को स्थानों से जोड़ना आना चाहिए। जैसे सबसे गहरी झील बैकाल, सबसे बड़ी झील कैस्पियन, सबसे बड़ी मानवीय पर्यावरणीय आपदा अरल सागर, पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु मृत सागर और सबसे ऊंचाई वाली खारे पानी की झील पेंगोंग त्सो। इस तरह समूहीकरण करके पढ़ने से भूलने की गुंजाइश कम हो जाती है। जी। इसका विषय है एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार, उनकी उत्पत्ति, विशेषताएं और आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले दुनिया के सबसे ऊंचे और विस्तृत पठार का जिक्र आता है। दुनिया की छत यानी तिब्बत का पठार। दस्तावेज में इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से भी ज्यादा बताई गई है, जो सच में बहुत विशाल है। विशाल भी है और इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। ये दक्षिण में हिमालय और उत्तर में कुनलुन पर्वतमाला के ठीक बीच में स्थित है। पीडीएफ में इसके लिए एक बहुत ही सटीक तकनीकी शब्द इस्तेमाल हुआ है, अंतः पर्वतीय पठार। इंटरमाउंटेन प्लेटो, मतलब जो पठार चारों तरफ से या 2 विपरीत दिशाओं से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हो। एकदम सही। लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है इस पीडीएफ में दी रही इसके निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया। हाँ, वो टेक्टोनिक प्लेटों वाली थ्योरी। बिल्कुल। दस्तावेज स्पष्ट करता है कि तिब्बत के पठार का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट की सीधी टक्कर से हुआ है। ये टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल का सबसे बेहतरीन और प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये कोई छोटी मोटी घटना तो थी नहीं। जब वो प्लेटें टकराईं तो सिर्फ हिमालय ही नहीं बना, बल्कि उसके पीछे का इतना बड़ा भूभाग भी कई किलोमीटर ऊपर उठ गया। यही भूगोल का रोमांच है। लेकिन पीडीएफ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है, जिसका सीधा असर हमारे जलवायु पर पड़ता है। मैं समझ रही हूँ, आप भारतीय मानसून की बात कर रहे हैं। जी हाँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि पठार बस एक ठंडी और सूखी जगह है, लेकिन दस्तावेज समझाता है कि तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को आकर्षित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि गर्मियों में इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने के कारण ये एक विशाल हीटर की तरह काम करता है। ये सूरज की किरणों से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और जब ये गर्म होता है तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म होकर तेजी से ऊपर उठने लगती है। इससे वहां एक बहुत मजबूत निम्न दबाव या लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। और यही वो लो प्रेशर है जो समुद्र की तरफ से आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं को हमारी तरफ खींचता है। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। एक पठार के जलवायु पर इतना बड़ा असर हो सकता है, ये समझना बहुत आवश्यक है। अब अगर हम पीडीएफ के तीसरे पेज की तरफ चलें तो चर्चा सीधे भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग की ओर मुड़ जाती है। दक्कन का पठार, जो हमारे पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच में है। हाँ, लेकिन तिब्बत और दक्कन के बीच जो सबसे बड़ा अंतर पीडीएफ में बताया गया है वो है इनके बनने का तरीका। दक्कन का पठार टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी से बना है। दस्तावेज इसे एक ज्वालामुखीय पठार कहता है। और यहाँ एक बहुत ही खास शब्द का प्रयोग किया गया है, दरारी उद्भेदन। अंग्रेजी में से फिशर एरप्शन कहते हैं। मतलब ये कोई ऐसा ज्वालामुखी नहीं था जो एक बड़े पहाड़ की चोटी से फटा हो? बिल्कुल नहीं। दरारी उद्भेदन का मतलब है कि जमीन में कई किलोमीटर लंबी दरारें पड़ गईं और उन दरारों से बहुत ही तरल बेसाल्ट लावा धीरे धीरे बाहर निकलने लगा।
बिना किसी बड़े धमाके के। और क्योंकि वो लावा इतना तरल था तो वो पानी की तरह बहकर बहुत बड़े इलाके में फैल गया। हाँ, और ये प्रक्रिया लाखों सालों तक बार बार होती रही। लावे की परत के ऊपर परत जमती गई। इसी सीढ़ी नुमा जमाव को हम दक्कन ट्रैप्स कहते हैं। ये तिब्बत और दक्कन के बीच तुलना करने का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। एक प्लेटों के टकराने से बना और दूसरा लावे के रिसने से। और पीडीएफ इस लावे वाले इतिहास को सीधे आज के आर्थिक और कृषि महत्व से जोड़ता है। इस ज्वालामुखीय इतिहास के कारण ही ये क्षेत्र खनिजों का भंडार है। लोहा, मैंगनीज और बॉक्साइट जैसे खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन सिर्फ खनिज ही नहीं, दस्तावेज में एक खास मिट्टी का भी जिक्र है जो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप रेगुर मिट्टी की बात कर रही हैं? जी, रेगुर मिट्टी, या जिसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं। ये काली मिट्टी उसी बेसाल्ट लावे के टूटने और घिसने से बनी है। पीडीएफ में इस मिट्टी की एक बहुत बड़ी खासियत बताई गई है कि ये नमी को बहुत लंबे समय तक सोख कर रख सकती है। और नमी धारण करने की यही क्षमता इसे कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम बनाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग इतना फला फूला है। ये देखना सच में अद्भुत है कि करोड़ों साल पहले निकले लावे ने आज के कृषि और उद्योगों की नींव कैसे रखी। चलिए अब पीडीएफ के चौथे पेज पर चलते हैं। यहाँ अनातोलिया के पठार का जिक्र है, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। ये आज के तुर्की में स्थित है। और ये भी तिब्बत की तरह ही एक अंतःपर्वतीय पठार है। ये उत्तर में पोंटिक और दक्षिण में टॉरस पर्वतमाला के बीच स्थित है। लेकिन दस्तावेज यहाँ सिर्फ भूगोल की बात नहीं करता, वो इसमें एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी जोड़ता है। अनातोलिया का ये पठार दजला और फरात जैसी प्राचीन नदियों का उद्गम स्थल है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स मानव इतिहास को समझने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। अगर ये पठार नहीं होता तो शायद उन नदियों को जीवन नहीं मिलता और इतिहास कुछ और ही होता। बिल्कुल। और आर्थिक रूप से देखें तो पीडीएफ बताता है कि ये क्षेत्र अपनी एंकोरा बकरियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इन बकरियों से बहुत उच्च गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है। मतलब वहाँ की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने एक खास तरह के पशुपालन को जन्म दिया। इसके बाद हम पीडीएफ के 5वें पेज पर आते हैं, जहाँ एक बहुत ही अनोखे पठार की बात की गई है, चीन का लोस का पठार। ये सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि ये पठार न तो टेक्टोनिक प्लेटों से बना है और न ही ज्वालामुखी से। दस्तावेज के अनुसार ये हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई धूल से बना है। इसे पवनकृत निक्षेप कहा गया है। हवा से बना पठार, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। लेकिन सच यही है। लाखों सालों तक मध्य एशिया के रेगिस्तानों से चलने वाली तेज हवाओं ने महीन धूल को उड़ाया, और जब हवा की गति कम हुई तो वो धूल चीन के उत्तरी भाग में परत दर परत जमा होने लगी, और उसी से ये विशाल लॉस का पठार बन गया। पीडीएफ में इस मिट्टी की संरचना को बहुत ही भुरभुरी बताया गया है। फ्राइबल, ये इतनी महीन और भुरभुरी होती है कि ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। खेती के लिए तो ये वरदान है, लेकिन इसकी यही भुरभुरी संरचना एक बहुत बड़ी समस्या भी पैदा करती है। मृदा अपरदन या सॉइल इरोशन की समस्या। बिल्कुल। मिट्टी आपस में मजबूती से बंधी नहीं होती, इसलिए बारिश के पानी के साथ ये बहुत तेजी से कटकर नदियों में बहने लगती है। दस्तावेज में ये भी साफ साफ बताया गया है कि इसी पीली लोस मिट्टी के भारी मात्रा में कटकर नदी में मिलने के कारण ही चीन की हुआंगहो नदी को पीली नदी या येलो रिवर कहा जाता है। और यही अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी जब नदी में जमा हो जाती है तो नदी उथली हो जाती है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। प्रकृति का ये संतुलन समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम पीडीएफ के 6, 7वें और 8वें पेज की तरफ बढ़ें तो वहाँ कुछ और जटिल पठारों का जिक्र है, जैसे पाकिस्तान का पुटवार का पठार। जी, ये पंजाब प्रांत के उत्तरी भाग में है। इसके उत्तर में हिमालय की तलहटी है और दक्षिण में साल्ट रेंज है। पीडीएफ इसके धरातल को अत्यधिक विच्छेदित या ऊबड़ खाबड़ बताता है। विच्छेदित मतलब नदियों और पानी के तेज बहाव ने जमीन को इतना काट दिया है कि ये खाइयों और घाटियों का एक जाल बन गया है। इसे बैडलैंड्स भी कहते हैं। लेकिन ऊपर से ये जितना दुर्गम है, जमीन के नीचे ये उतना ही मूल्यवान है। दस्तावेज रेखांकित करता है कि यहाँ खनिज तेल और विश्व प्रसिद्ध रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक के बहुत बड़े भंडार हैं। सतह के ऊपर का ऊबड़ खाबड़ इलाका और सतह के नीचे अथाह संपत्ति। इसके बाद दस्तावेज रूस के मध्य साइबेरियाई पठार का विश्लेषण करता है, जो येनिसी और लीना नदियों के बीच में है। ये पृथ्वी के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है।
ये प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों और ज्वालामुखी लावे के विशाल जमाव से बना है। पीडीएफ में इसे साइबेरियन ट्रैप्स या एक प्राचीन शील्ड कहा गया है। और जहां भी ऐसी प्राचीन शील्ड चट्टानें होती हैं, वहां खनिज तो भरपूर होते ही है। दस्तावेज भी पुष्ट करता है कि यहाँ कोयला, लोहा और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। भंडार तो हैं, लेकिन पीडीएफ यहाँ की चरम जलवायु पर बहुत जोर देता है। इतने संसाधनों के बावजूद इस पठार को उसके कड़ाके की ठंड और परमाफ्रॉस्ट के लिए जाना जाता है। पर्माफ्रॉस्ट मतलब वो जमीन जो सालों से लगातार 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर बर्फ की तरह जमी हुई है। हाँ, साइबेरिया में तो ये जमीन हजारों सालों से कंक्रीट की तरह जमी है। अब आपके पास जमीन के नीचे कितना भी कोयला या गैस हो, अगर उसे निकालने के लिए कंक्रीट जैसी बर्फ को काटना पड़े तो वो संसाधन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। संसाधन का होना ही काफी नहीं है, भूगोल भी आपके पक्ष में होना चाहिए। और अंत में हम पीडीएफ के आखिरी पेज पर आते हैं, जहां ईरान के पठार की बात की गई है। यह भी एक अंतःपर्वतीय पठार है जो ज़ैग्रोस, एल्बुर्ज और हिंदुकुश पर्वतों के बीच स्थित है। ये पूरा क्षेत्र अपनी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से तो ये सिल्क रोड का हिस्सा रहा है और आज के समय में ये खनिज तेल और गैस से पूरी तरह समृद्ध है। लेकिन पीडीएफ यहाँ की एक बहुत कठोर विशेषता का विशेष रूप से उल्लेख करता है। इस पठार के अंदर 2 बहुत ही खतरनाक मरुस्थल हैं, दश्त कबीर और दश्त लुत। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि जब ये पठार चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा है, तो इसके बीच में इतने भयंकर रेगिस्तान कैसे बन गए? इसका कारण वही अंतःपर्वतीय स्थिति है। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो एरिया कहते हैं। जब नमी वाली हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं, तो वो सारी बारिश पहाड़ों के बाहरी हिस्से में ही कर देती हैं। और जब वो हवाएं पहाड़ों को पार करके पठार के अंदर आती हैं, तो वो पूरी तरह से सूखी होती हैं। बिल्कुल। इसी लगातार सूखेपन की वजह से ईरान के पठार के बीच में इन चरम मरुस्थलों का निर्माण हुआ है। एशिया की जीवन रेखाएं यानी इसकी प्रमुख नदियां। एशिया में दुनिया की कुछ सबसे लंबी, सबसे तेज और सबसे ऊंचाई पर स्थित नदियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के अपवाह तंत्र या ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती हैं। शुरुआत करते हैं चीन की 2 महान नदियों से, यांगत्सी और हुआंगहो। यांगत्सी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्वी चीन सागर में अपना सफर खत्म करती है। 6300 किलोमीटर की विशाल लंबाई के साथ ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और हुआंगहो, जिसे उसकी गाद के कारण पीली नदी भी कहा जाता है, कुनलुन पर्वत श्रृंखला के पास से जन्म लेती है। जैसा कि हमने मैदानों की चर्चा करते हुए देखा था, ये नदी अपने रास्ते में लोएस पठार से होकर गुजरती है। उस बारीक पीली लोएस मिट्टी को अपने साथ बहाने के कारण ही इसके पानी का रंग पीला दिखाई देता है। ये अपने किनारों पर अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र बनाती है, लेकिन रास्ता बदलने की प्रवृत्ति के कारण ये अपनी भयंकर और विनाशकारी बाढ़ के लिए भी कुख्यात रही है। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो मेकोंग नदी एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। तिब्बत के पठार से निकलकर ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों की सीमाओं से होकर गुजरती है और करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। नदियों के अध्ययन में एक बहुत ही खास अवधारणा है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है, पूर्ववर्ती नदियां या एंटीसीडेंट रिवर्स। हमारे उपमहाद्वीप में सिंधु और ब्रह्मपुत्र इसके सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन ये पूर्ववर्ती नदियां आखिर इतनी खास क्यों होती हैं? पूर्ववर्ती शब्द में ही इसका अर्थ छिपा है, यानी जो पहले से मौजूद हो। ये वे शक्तिशाली नदियां हैं जो हिमालय जैसे विशाल पर्वतों के निर्माण से भी पहले से उसी स्थान पर बह रही थीं। अच्छा। जब लाखों साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय की जमीन धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुई, तो इन नदियों ने अपना रास्ता बदलकर आसान रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठता गया, ये नदियां अपनी तेज धार से उस उठते हुए पहाड़ को लगातार चीरती रहीं। इसी संघर्ष के कारण ये नदियां पहाड़ों के बीच बहुत ही गहरी संकरी घाटियां या गार्ज बनाती हैं। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों को काटकर ऐसा ही एक गहरा गाज बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण तो और भी विशिष्ट है। ये नामचा बरवा पर्वत की चोटी के पास एक बहुत ही तीखा यू टर्न लेती है, जिसे सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं। ये दृश्य ऐसा है मानो नदी किसी खंभे के चारों ओर तेजी से घूम रही हो और फिर एक गहरे गाज के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। एक उठते हुए पहाड़ को हजारों सालों तक काटना
प्रकृति की ये ताकत रोंगटे खड़े कर देती है। इसके अलावा भारतीय अपवाह तंत्र के जो विभिन्न प्रकार या पैटर्न हमारे नोट्स में दिए गए हैं वे भी बहुत तकनीकी हैं। जी, जैसे गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक का सफर तय करती है, ये वृक्षाकार अपवाह तंत्र या डेंड्रिटिक पैटर्न का निर्माण करती है। अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो इसकी ढेरों सहायक नदियां मिलकर एक पेड़ की शाखाओं जैसी आकृति बनाती है। यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, वो परवर्ती अपवाह या सबसीक्वेंट ड्रेनेज का एक शानदार उदाहरण है। इस पैटर्न में चंबल और बेतवा जैसी नदियां मुख्य नदी से लगभग समकोण पर आकर मिलती हैं। अपवाह तंत्र में एक और बहुत ही दिलचस्प प्रकार है अर्या अपवाह या रेडियल ड्रेनेज, और नर्मदा नदी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बड़े गुंबद या उल्टे कटोरे के ठीक ऊपर से पानी डाल दिया हो। वह पानी एक केंद्रीय ऊंचाई से सभी दिशाओं में नीचे की ओर बहेगा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां इसी गुंबद का काम करती हैं, जहां से नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन नदी उत्तर की ओर और महानदी पूर्व की ओर निकलती है। नर्मदा की एक और बड़ी खासियत यह है कि ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती हैं और उल्टी दिशा यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में घिरती है। अगर दक्षिण भारत की ओर नजर डालें तो गोदावरी नदी है। पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली ये नदी जमीन की प्राकृतिक ढलान का चुपचाप अनुसरण करती है, इसलिए इसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। अपने विशाल आकार के कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की नदियों में कृष्णा नदी जो महाबलेश्वर से निकलती है और कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली कावेरी नदी का भी प्रमुखता से जिक्र है। प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी पर ही स्थित है। और विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए कि कावेरी दक्षिण भारत की एकमात्र सदानीरा यानी पेरिनियल नदी मानी जाती है, जिसमें उत्तर भारत की नदियों की तरह साल भर पानी रहता है। अगर हम अपने महाद्वीप के एकदम पश्चिम और उत्तर की नदियों पर नजर डालें तो दजला और फरात तुर्की के एनातोलिया पठार से निकलकर फारस की खाड़ी में गिरती हैं। और रूस की ओब और इर्तिंच नदियां अल्ताई पर्वत से निकलकर सुदूर उत्तर की ओर बहती हैं, जिनका मुहाना सर्दियों में पूरी तरह जम जाता है। तो इतने विस्तृत आंकड़ों और तथ्यों के बाद सवाल ये उठता है कि इस सब का असल मतलब क्या है? इन नदियों का इतना गहन अध्ययन क्यों जरूरी है? इसका सीधा सा निष्कर्ष इन नदियों का वो विशाल आर्थिक और सामाजिक महत्व है जिसके बिना मानव सभ्यता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये नदियां केवल बहता हुआ पानी नहीं है, जलोढ़ मैदानों के रूप में ये हमारी कृषि और भोजन का एकमात्र आधार है। जब ये नदियां पठारों से तेज गति से नीचे गिरती हैं तो हम बांध बनाकर भारी मात्रा में जल विद्युत पैदा करते हैं, जो हमारे कारखानों और शहरों को रोशन करता है। ये नदियां भारी सामान ढोने के लिए आंतरिक परिवहन का सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम है। कुल मिलाकर सिंधु घाटी से लेके मेसोपोटामिया तक ये नदियां ही प्राचीन काल से मानव बस्तियों की नींव रही हैं।